चलिए नमस्कार। अब आगे की स्लाइड जो हमें देखनी थी, अब उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं और उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। जो स्लाइड है वो कह रहा है ओरिजिन ऑफ PCI DSS। ड्यू टू द इंक्रीज इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड स्कैम्स ड्यूरिंग 1990s to 2000, different companies such as American Express, MasterCard and Visa individually started research and development at their ends to create standards for payment processing systems. Visa took the honor to introduce the first cardholder information security program, a standard, in 2001. The other company also created and implemented their company specific security standards. This individual company level effort resulted in interoperability issue and problems raised by the merchants and POS terminals because they had to assure compliance with every company specific standard. To address the interoperability and compliance issue, the leading credit card companies made a joint venture and released PCI DSS version 1.0 in December 2004. PCI DSS is now a globally recognized standard which all entities involved in payment processing have a requirement to comply with. PCI DSS की उत्पत्ति 1990 से 2000 के दौरान क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और घोटालों में वृद्धि के कारण अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे विभिन्न कंपनियों ने व्यक्तिगत रूप से भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों के लिए मानक बनाने के लिए अपने स्तर पर अनुसंधान और विकास शुरू किया। वीज़ा ने 2001 में पहला कार्ड धारक सूचना सुरक्षा कार्यक्रम मानक पेश करने का सम्मान प्राप्त किया। अन्य कंपनियों ने भी अपने कंपनी विशिष्ट सुरक्षा मानकों को बनाया और कार्यान्वित किया। इन व्यक्तिगत कंपनी स्तर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्यापारियों और POS टर्मिनलों द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दों और समस्याओं को उठाया गया, क्योंकि उन्हें हर कंपनी विशिष्ट मानक के अनुपालन का आश्वासन देना था। इंटरऑपरेबिलिटी और अनुपालन मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रमुख क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने एक संयुक्त उद्यम बनाया और दिसंबर 2004 में PCI DSS संस्करण 1.0 जारी किया। PCI DSS अब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है, जिसका भुगतान प्रसंस्करण में शामिल सभी संस्थाओं को अनुपालन करने की आवश्यकता है। Formation of the PCI SSC. PCI SSC, Payment Card Industry Security Standards Council, is a governing body established in September 2006 as a joint venture by MasterCard, American Express, Visa, JCB International, and Discover Financial Services. It holds the mandate of managing the development in PCI and alignment of policies to PCI DSS. Their goal: managing the ongoing evolution of the payment card industry data security standard. PCI Council is independent of the payment brands, for example, MasterCard, American Express, Visa, JCB International, and Discover Financial Services. PCI SSC का गठन PCI SSC पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल एक शासी निकाय है, जिसकी स्थापना सितंबर 2006 में मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, JCB इंटरनेशनल और डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। यह PCI में विकास के प्रबंधन और PCI DSS के लिए नीतियों के संरक्षण का जनादेश रखता है। लक्ष्य: भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक के चल रहे विकास का प्रबंधन करना। PCI काउंसिल भुगतान ब्रांडों
मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा जैसे भी इंटरनेशनल और डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज से स्वतंत्र है। चलिए अब आगे के स्लाइड्स को समझेंगे। कुछ अगर दिक्कतें आती हैं समझने में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस तरह से मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, इससे ये पता चला कि ये PCI-DSS का ओरिजिन मतलब बना कैसे, किन कारणों से बना, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कार्ड जो कंपनियां थी अपने अपने स्तर पर अपना अपना उन्होंने सिक्योरिटी कंप्लायंस को जारी किया था। अब उसमें से बहुत सारे जो सिक्योरिटी कंप्लायंस जो थे एक दूसरे के स्टैंडर्ड से ओवरलैप कर रहे थे, जिसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। मतलब एक दूसरे के जो उनका स्टैंडर्ड में जो रेगुलेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट था, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था। तो ये सारी दिक्कतें, और व्यापारियों को ये दिक्कत आ रही थी कि अलग अलग कंपनियां का अगर उन्होंने इसका कंप्लायंस लिया तो उनके कॉस्ट पर असर करता है। ये बहुत सा डुप्लीकेट वर्क हो रहा था एक ही चीज़ को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, और चूँकि एक ही स्टैंडर्ड, एक ही जो रिक्वायरमेंट है एक दूसरे के स्टैंडर्ड पर ओवरलैप कर रहा था। तो इन सभी स्थितियों को उन्होंने, इन सभी चैलेंजेस को, इन सभी समस्याओं को उन्होंने जो पेमेंट ब्रांड हैं, जो बड़ी कंपनियां जो कार्ड बना रही हैं, उनके सामने रखा, जो जिसके कारण वो लोग सब एक समय एक बार सारी ब्रांड कंपनी एक साथ मिल के इन्होंने एक कॉमन स्टैंडर्ड, एक जनरल स्टैंडर्ड, एक हाई लेवल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की, जिसके कारण PCI-DSS का उत्पत्ति हुआ। और PCI-DSS को बनाया कौन, इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मेंटेन कौन करेगा, तो उसके लिए काउंसिल बना जिसको कहा गया PCI-SSC। अब चलते हैं, देखते हैं आगे का स्लाइड क्या कहता है, उसी अनुसार से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड पे हैं जो कह रहा है एडहियरिंग टू PCI-DSS। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसके राइट साइड देखेंगे तो ये कह रहा है PCI-DSS कंप्लायंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसमें 3 स्टेप्स हैं, एक्सेस, रिपेयर और रिपोर्ट। तो ये कह रहा है कि PCI-DSS कंप्लायंस है, ये निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है, एक नियम है, एक तरीका है। ये वन टाइम सर्टिफिकेशन नहीं है जिसको लेके आप सब, क्योंकि ये सुरक्षा से रिलेटेड है। इसमें हमेशा हमें एसेस करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, वो देखेंगे कैसे एसेस होता है आगे के स्लाइड्स में या आगे कोर्सेस में। और फिर जहाँ भी हमें कहीं कमजोरियाँ या खामियाँ नज़र आएंगी तो हम उसको रिपेयर करेंगे, उसका रिपोर्ट बनाएंगे। अगर उस तरह का कोई दिक्कतें नज़र आएंगी तो उसका फिर हम डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे और रिपोर्ट करेंगे आगे के नेक्स्ट अथॉरिटी को। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। The intent of the PCI-DSS Quick Reference Guide is to help you understand how the PCI-DSS can help protect your payment card transaction environment and how to apply it। ये कह रहा है कि जो PCI-DSS कार्ड, जो PCI-DSS स्टैंडर्ड बनाया गया, इसकी जो नीयत, इसकी जो ज़रूरत, इसकी जो खासियत, वो ये था कि लोगों को समझाएं कि किस तरह से हम अपने पेमेंट कार्ड का ट्रांजैक्शन को सेफ गार्ड कर सकते हैं, बचा सकते हैं किसी तरह के फ्रॉड से। ठीक है, देयर आर 3 ऑनगोइंग स्टेप्स एडहेरिंग टू द PCI-DSS। PDSS को अपनाने के लिए 3 तरह के प्रोसेस को, यहाँ स्टेप्स को बताया गया है। एसेस एंड डिफाइंग ऑल लोकेशंस ऑफ कार्ड होल्डर डेटा, टेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ योर IT एसेट्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस for payment card processing and analyzing them for vulnerabilities that could expose card holder data। तो ये कह रहा है कि हमें सब कार्ड होल्डर डेटा का जितनी भी लोकेशंस हैं, जहाँ कहीं से भी जिस सिस्टम, जिस नेटवर्क, जिस इंटरनेट, जिस वायरलेस, जिस ट्रैफिक से डेटा कार्ड का जो डेटा है वो प्रोसेस हो रहा है या स्टोर हो रहा है या मूव हो रहा है, उस सारे सिस्टम को हमको स्कैन करना चाहिए, इन्वेंट्री बनानी चाहिए, और उस पर हमें वल्नरेबिलिटी के लिए स्कैन करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमज़ोरियाँ या खामियाँ हैं
जो एक्सपोज हो सकता है, जिसको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, उस सब खामियों को हम आगे के स्टेप में जो कह रहा है रिपेयर, वहाँ पे हम उसको फिक्स कर देंगे. दैट मीन्स रिपेयर, fixing identified vulnerabilities, securely removing any unnecessary cardholder data storage and implementing secure business processes. कह रहा है कि जो भी vulnerability स्कैन जो हमने किया, जो वहाँ से खामियां मिली, vulnerabilities मिली, कमजोरियां मिली, उन सभी को हम उसको पहले रिपेयर कर देंगे, फिक्स कर देंगे. क्यों फिक्स करेंगे? ताकि डेटा स्टोरेज का जो प्रोसेस है वो सिक्योर बिजनेस प्रोसेस हम बना सकें. अब आगे क्या कह रहा है? थर्ड स्टेप, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग असेसमेंट एंड रेमेडिएशन डिटेल्स एंड सबमिटिंग कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू द एक्वायरिंग बैंक एंड कार्ड ब्रांड्स यू डू बिजनेस विद और अदर रिक्वेस्टिंग एंटिटी इफ़ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर. कह रहा है कि जितना भी जो हमने वल्नरेबिलिटीज को पाया, जिसको हम फिक्स किया, और जो उसकी वल्नरेबिलिटीज और उसका फिक्स, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे. और ये सारे डॉक्यूमेंट रिपोर्ट के रूप में एक्वायरिंग बैंक, जिसका के अकाउंट मेरे पास है, जो हमें कार्ड दिया है उसको, और जो कार्ड ब्रांड हैं, पेमेंट ब्रांड हैं, जिनका कार्ड बैंक ने हमें दिया है, वो बैंक उनको ये रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा. अगर इन केस हम मर्चेंट नहीं हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो एप्लीकेशन को बनाया, जो डिवाइस को बनाया, तो हमें भी इस तरह की रिपोर्टों को हमें आगे का अपने एक्वायरर बैंक को या कार्ड पेमेंट ब्रांड को ये रिपोर्ट देना चाहिए. PCI DSS फॉलोज कॉमन सेंस स्टेप्स दैट मिरर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस. मतलब कह रहा है PCI DSS कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. ये कॉमन सेंस, जो साधारण कॉमन सेंस होती है, उन स्टेप को फॉलो करने कहता है एज ए सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में. द PCI DSS ग्लोबली अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज दैट स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसमिट कार्ड होल्डर डेटा एंड और सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डेटा. PCI DSS and related security standards are administered by the PCI Security Standards Council, which was founded by American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide and Visa inclusive. तो ये कह रहा है कि PCI DSS ये पूरी दुनिया के स्तर पर इसको स्टोर किया गया, और ये अप्लाई हर एक कंपनी, हर एक व्यापारियों के पास के लिए पर ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो POS डिवाइस रखे, छोटा रखे, बड़ा रखे, या बड़ी कंपनियां हैं, जो भी कार्ड होल्डर डेटा, यानी कार्ड, किसी भी ग्राहक के कार्ड के डेटा को या तो स्टोर कर रहा है, या प्रोसेस कर रहा है, या संचारित कर रहा है, उन सभी पर PCI DSS कंप्लायंस लागू होती है. ठीक है, उनको सभी को PCI कंप्लायंस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो ये बनाया गया जो PCI का स्टैंडर्ड जो है, ये बनाया गया ये अमेरिकन एक्सप्रेस से, डिस्कवर से, और सभी फाइनेंशियल जो ब्रांड हैं, इन सबों के सभी लोगों ने मिलकर एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया, जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, चाहे वो किसी कंट्री के लिए हो, सभी के लिए ये इस बिज़नेस के लिए सभी के लिए एक्सेप्टेड है, ताकि कोई कहीं से किसी कंपनी, कोई भी बंदा बैठा हुआ, चाहे वो इस देश से बाहर हो या कहीं का भी हो, फ्रॉड ना कर सके. ठीक है, अब आगे देखते हैं. पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स मर्चेंट्स, पेमेंट कार्ड इशूइंग बैंक्स, प्रोसेसर्स, डेवलपर्स एंड अदर वेंडर्स. तो ये कह रही है कि जो PCI काउंसिल जो संस्था बना, जिसने PCI DSS का निर्माण किया है, स्टैंडर्ड का निर्माण किया, उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं, जो पेमेंट, तो कौन कौन है भाई? जो भी एक्वायरिंग बैंक जो पेमेंट कार्ड को इशू करती है, चाहे जो कोई थर्ड पार्टी वेंडर है जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करता है, या कार्ड जो मेजर कार्ड जो होल्डर हैं, वो सब लोग इसी के मेंबर में आते हैं. जो PCI DSS के एनुअल मीटिंग होती है, उसमें इन्होंने अपना अपना फीडबैक देते हैं, ताकि पता चले कि अभी हम कहाँ हैं और कहाँ कैसे सिक्योरिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. चलते हैं थोड़ा आगे की स्लाइड देखते हैं क्या कह रहा है हमारा. तो आगे का स्लाइड जो हमारा कह रहा है
वो है PCI DSS हिस्ट्री। तो ये बता रहा है कि PCI DSS का इतिहास क्या है, ये स्टार्ट कब हुआ, वर्जन क्या है, कल पहले क्या था, अब क्या है, और अभी कौन सा चल रहा है। तो रिलीज वर्जन हम लोग देख लेते हैं। 1.0 जो दिसंबर 15, 2004 में हुआ, 1.1 सितंबर 2006 में हुआ, 1.2 अक्टूबर 2008 में हुआ, 1.2.1 जो जुलाई 2009 में रिलीज हुआ, 2.0 जो अक्टूबर 2010 में रिलीज हुआ, 3.0 जो नवंबर 2013 में हुआ, 3.1 जो अप्रैल 2015 में हुआ, 3.2 अप्रैल 2016 में हुआ, 3.2.1 जो मई 2018 में हुआ, 4.0 जो मार्च 2022 में हुआ। तो ये कहने का मतलब है, इसको हमको याद नहीं रखना, जब सिर्फ एक माइंड में रखना है कि कौन सा वर्जन कब शुरू हुआ और कितने मतलब 2000 के बाद से हम कितना से हर 2 साल या 3 साल के अंतराल में देखोगे एक नया नया वर्जन हर साल के अंतराल, जब जब उनको लगा कि ज़रूरत है, एनुअल मीटिंग में लगा कि इनको थोड़ा कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड बदलने की ज़रूरत है, तो उन्होंने नया नया वर्जन बनाकर इसको पूरा किया। अब आगे के वर्जन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा कह रहा है कि PCI काउंसिल वर्सेस पेमेंट ब्रांड्स। मतलब PCI काउंसिल वो है जो एक संस्था जिसने PCI DSS का निर्माण किया, डेवलप किया, और जो उसकी क्या काम है, या पेमेंट ब्रांड, उन दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज ना हो या लोग समझ के कन्फ्यूजन, इसके लिए ये बताया कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। चलिए समझते हैं इस बात को। PCI काउंसिल में है रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग न्यू स्टैंडर्ड्स लाइक PCI DSS, PA DSS एक्सेट्रा। तो जो PCI काउंसिल है वो ज़िम्मेवार है नए नए स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, जैसे जब ज़रूरत होगी। जैसे अभी जो बनाया हुआ है इन्होंने, वो PCI DSS बनाया हुआ है, PA DSS है, और एक PCI PMT कुछ बनाया हुआ है, और भी इस तरह का स्टैंडर्ड बनाते रहते हैं जैसे उनको ज़रूरत हो। तो ये जिम्मेवार हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। अब दूसरी तरफ देखते हैं पेमेंट ब्रांड क्या करता है। तो ट्रैकिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ PCI कंप्लायंस, मतलब कि PCI कंप्लायंस किस व्यापारी के पास, कौन व्यापारी कंप्लायंस में है या नहीं है, या उनको कंप्लायंस यानी सर्टिफिकेशन लेने के लिए कौन फोर्स कर रहा है, पेमेंट ब्रांड, ना कि काउंसिल को कोई लेना देना नहीं है कि कोई मर्चेंट PCI कंप्लायंस है, कोई इंडस्ट्री PCI कंप्लायंस है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट ब्रांड को लेना देना है कि उनका कार्ड कौन सा मर्चेंट यूज़ कर रहा है, क्या वो मर्चेंट PCI कंप्लायंस है या नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, मैनेजेस क्वालिफिकेशंस एंड एक्रेडिटेशंस ऑफ QSA एंड ASB एक्सेट्रा। मतलब क्या करा, PCI जो काउंसिल है वो एक क्वालिफिकेशंस या एक क्वालिफाइड ऑडिटर को बनाने में, उनको स्टैंडर्ड को समझाने में, उनको बनाने के लायक ताकि वो ऑडिट कर सकें, इसकी तैयारियां वो लोगों को ट्रेन करके भेजती हैं, यानी ट्रेनिंग देती है एक तरह से। और पेमेंट ब्रांड क्या करता है, इश्यूज़ पेनाल्टीज़ फीस डेडलाइंस। मतलब अगर कोई मर्चेंट या इंडस्ट्री जो पेमेंट कार्ड को यूज़ कर रहा है, यानी उसको स्टोर प्रोसेस या ट्रांसमिट डेटा उसका कर रहा है, अगर वो PCI कंप्लायंस नहीं है तो उस पर पेनाल्टी करना, या उससे पेनाल्टी समझिए फीस या डेडलाइंस ना रीच करना, या किसी तरह से कंप्लायंस को अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया है तो उस पर जितने भी जो फाइन्स वगैरह जो लेना है वो पेमेंट ब्रांड का काम है, ना कि PCI काउंसिल का। PCI काउंसिल थर्ड स्टेप क्या करती है, क्रिएट अवेयरनेस and adoptions of PCI standards by organizing the PCI community annual conferences, special interest groups etc. मतलब ये क्या है, ये बताती है PCI काउंसिल ये अवेयरनेस फैला रही है कि PCI स्टैंडर्ड है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। हर एक साल उनका एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट करना है, अवेयरनेस फैलाना है, ये PCI काउंसिल का काम है। अब दूसरी तरफ पेमेंट ब्रांड क्या करता है, ये डिफिनेशन ऑफ मर्चेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये बताता है कि कौन से लोग मर्चेंट ग्रुप में आएंगे, कौन से लोग सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप में आएंगे। मतलब मर्चेंट वो है जो आपके
पेमेंट कार्ड होल्डर डेटा के लिए डिवाइस को यूज़ कर रहा है, जैसे POS है या टर्मिनल से, या कोई इंडस्ट्री जो पेमेंट कार्ड डेटा को प्रोसेस कर रहा है, या व्यापारी है वो दुकानदार जिसके पास टर्मिनल है जिस पे आप स्वाइप करते हो, आप सामान लेते हो, उसके लिए उसको पेमेंट कार्ड से करते हो। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर वो है जो इस पेमेंट कार्ड का जो टर्मिनल है जो बेच रहा है, जो बना रहा है, उसके एप्लीकेशन को बना रहा है, उसके प्रोग्राम को बना रहा है, उसके सॉफ्टवेयर को बना रहा है, वो है सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर PADSS को कंप्लायंस में करता है, सर्टिफिकेशन लेता है, और मर्चेंट PCI DSS कंप्लायंस को करता है। ये मैं बता दिया, आगे के स्लाइड में हम समझ लेंगे कि PCI DSS और PADSS किस किस के लिए अप्लाई है। ठीक है। PCI काउंसिल 4th पॉइंट क्या कहता है? प्रमोट्स पार्टिसिपेशंस एंड फीडबैक टू एनहांस पेमेंट सिक्योरिटी। मतलब क्या कह रहा है कि ये रेगुलर फीडबैक देता है, और इसकी मेन जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पेमेंट सिक्योरिटी को इन्हांस कैसे करें ताकि कम से कम फ्रॉड हो, कम से कम बैड गाइज फ्रॉड कर सकें, किसी का कार्ड होल्डर का नुकसान कम से कम हो। इसको सिक्योरिटी कैसे इन्हांस करना है, कैसे बढ़ाना है, उसके लिए जिम्मेवार है। अब पेमेंट ब्रांड किसके जिम्मेवार है भाई? रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉरेंसिक एंड अकाउंट कंप्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि किसी के मर्चेंट के यहाँ मान लो कोई फ्रॉड हो गया तो उसकी फॉरेंसिक जांच करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये पेमेंट ब्रांड का काम है। मतलब कि ये पुलिस जिसकी जैसे काम करती है, जहाँ पर जब क्राइम हो जाती है तब वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करती है, वो काम पेमेंट ब्रांड का है। लेकिन क्राइम ना हो, सेफ्टी रूल प्रोसेस करते रहे, वो नियम बनाना, नियम को फॉलो करवाना, नियम के बारे में लोगों को बताना, ये PCI काउंसिल का काम है। अब देख रहे नीचे हम लोग एक छोटी सी पिक्चर है क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसका फ्रंट है, उसका बैक है। तो जो फ्रंट व्यू है जिसमें कार्ड इशूअर है, कौन सी बैंक इशू कर रहा है, MB चिप है, क्रेडिट कार्ड होल्डर कार्ड का नंबर है, 16 डिजिट नंबर है, अकाउंट ओपनिंग डेट है, कार्ड होल्डर नेम है, उसका एक्सपायरेशन डेट है, और कार्ड नेटवर्क चाहे वो वीज़ा है कि मास्टर कार्ड है कि अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो फ्रंट में रहते हैं इसको कहते हैं CHD, दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड होल्डर डेटा। यही है पहला फॉर्म जो हम लोग आगे के स्लाइड में पहले पढ़े थे, तो उसका ये रूपांतर यही है। अब जो SAD जो हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था वो कार्ड के पीछे के हिस्से को कहते हैं, जिसमें कि मैग्नेटिक स्ट्राइप है, उनका सिग्नेचर है, उनका CVV नंबर है, वो 3 डिजिट या 4 डिजिट या कस्टमर हेल्पलाइन या होलोग्राम होता है। वो पीछे का जो पार्ट है वो SAD है, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन डेटा, वो उसका पिक्चर बता रहा है। ठीक है। अब चलते हैं आगे का नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट का स्लाइड है PCI कंप्लायंस। अब इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। PCI compliance. PCI stands for Payment Card Industry. The PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard is an initiative supported by credit card companies, for example Visa, MasterCard, American Express, Discover and JCB, and merchants, which provides a unified strategy for the protection of credit card user information. The initiative aims to combat credit card fraud and related security breaches. 3 pillars of PCI security standards. PCI DSS is applicable to all companies irrespective of their size that accept credit card payment. The PCI security standards have 3 main pillars. First one, focused on credit card data. Businesses that directly deal with credit card data must adhere to 300 plus requirements defined in the PCI security standard, organized into 12 high level requirements. Businesses that do not directly deal with the card data need to adhere to fewer security requirements, as sensitive data is handled by the third parties and not stored by the business. Second pillar कह रहा है protecting stored data. Businesses that store cardholder data should separate systems that interact with the cardholder data from other businesses operations. Otherwise, they will have to apply PCI security standard safety measures to all their platforms.
Third one, annual validations. Businesses that deal with credit card must fill in a PCI validation form annually. Factors that influence PCI validation include the number of transactions processed annually, and if the business experienced a breach, other parties may ask a business to present their certificate of validation. चलिए अब इसका पूरा हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे कि पीसीआई कंप्लायंस का लेवल क्या है। तो पीसीआई अनुपालन, पीसीआई का मतलब भुगतान कार्ड उद्योग है। पीसीआई डीएसएस पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड कंपनियों जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर जैसे भी और व्यापारियों द्वारा समर्थित एक पहल है जो क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता की जानकारी की सुरक्षा के लिए एक एकीकृत रणनीति प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और संबंधित सुरक्षा उल्लंघनों का मुकाबला करना है। पीसीआई सुरक्षा मानकों के 3 स्तंभ। पीसीआई डीएसएस उन सभी कंपनियों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करती हैं। पीसीआई सुरक्षा मानकों के 3 मुख्य स्तंभ हैं। क्रेडिट कार्ड डेटा पर केंद्रित व्यवसाय जो सीधे क्रेडिट कार्ड डेटा से निपटते हैं, उन्हें पीसीओ सुरक्षा मानक 12 पीसीआई सुरक्षा मानक 12 उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में परिभाषित 300 प्लस आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। जो व्यवसाय सीधे कार्ड डेटा से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें कम सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि संवेदनशील डेटा को तृतीय पक्षों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और व्यवसाय द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। दूसरा पिलर कह रहा है संग्रहित डेटा की सुरक्षा। कार्ड धारक डेटा संग्रहित करने वाले व्यवसायों को अन्य व्यावसायिक कार्यों से कार्ड धारक डेटा के साथ सहभागिता करने वाले सिस्टम को अलग करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने सभी प्लेटफॉर्म पर पीसीआई सुरक्षा मानक सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। थर्ड, वार्षिक सत्यापन। क्रेडिट कार्ड से निपटने वाले व्यवसायों को सालाना एक पीसीआई सत्यापन फॉर्म भरना होगा। पीसीआई सत्यापन को प्रभावित करने वाले कारकों में सालाना संसाधित लेन देन की संख्या शामिल है, और यदि व्यवसाय ने उल्लंघन का अनुभव किया है, अन्य पक्ष व्यवसाय से अपना सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। अब नेक्स्ट चले हम देखते हैं पीसीआई कंप्लायंस का लेवल क्या है। तो पीसीआई कंप्लायंस लेवल्स, देयर आर 4 PCI compliance levels. A business is assigned to a level based on the number of annual transactions in it processes. The number may vary slightly between credit card companies. Level 1, upwards of 6 million transactions, or a business that has experienced a breach. Level 2, between 1 and 6 million transactions. Level 3, between 20,000 and 1 million internet transactions. Level 4, less than 20,000 internet transactions और less than 1 million physical card transactions. तो अब इसको समझते हैं कि 4 लेवल क्या क्या हैं। पीसीआई अनुपालन स्तर, 4 पीसीआई अनुपालन स्तर हैं। एक व्यवसाय को उसके द्वारा संसाधित किए जाने वाले वार्षिक लेन देन की संख्या के आधार पर एक स्तर पर असाइन किया जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों के बीच संख्या थोड़ी भिन्न हो सकती है। स्तर 1 से 6 मिलियन से अधिक लेन देन या ऐसा व्यवसाय जिसके उल्लंघन का अनुभव किया है। लेवल 2, 1 से 6 मिलियन लेन देन के बीच। स्तर 3, 20,000 से 10 लाख इंटरनेट लेन देन के बीच। स्तर 4, 20,000 से कम इंटरनेट लेन देन या 10 लाख से कम भौतिक कार्ड लेन देन। तो ये 4 स्तर को बांटा है इन्होंने कि कौन सा किस लेवल का कंप्लायंस को लेगा। अब आगे की स्लाइड को हम देखते हैं, जो कह रहा है कार्ड पेमेंट
प्रोसेस और फ्लो, ये अंडरस्टैंडिंग द जो पेमेंट इकोसिस्टम जो हमने टॉपिक रखा था उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कैसे आप पिक्चर देखिए, कस्टमर एक पॉइंट से मर्चेंट को स्वाइप करता है, स्वाइप करने के बाद जो कार्ड स्वाइप करता है वो जाता है डेटा एक्वायरर के पास, एक्वायरर जाता है नेटवर्क मास्टर कार्ड नेटवर्क के पास जिसका कार्ड वो ग्राहक इस्तेमाल कर रहा है, यानी मास्टर कार्ड का डेटा इस्तेमाल कर रहा है। एक्वायरर कौन है? मर्चेंट, जो व्यापारी का बैंक है। बैंक उस कार्ड के पास गया और वो कार्ड बोल रहा है कि ईश्वर के पास जाओ, मतलब जो बैंक जिसने आपको कार्ड दिया उसके पास जाओ, उससे वेरीफाई करो कि भाई जो बंदा जिसने डेटा दिया है, जिसने कार्ड स्वाइप किया है, वो बंदा वही है, उसका पिन सही है, उसके कार्ड में इतने पैसे हैं जितना हम इनसे चार्ज कर रहे हैं। वो इशूअर, वो जो आपकी बैंक है, वो फिर इस मर्चेंट को ये क्लियर करता है कि भाई यस ये बंदा सही है, और सेम टाइम यहाँ एक्वायरर जो मर्चेंट का बैंक है उसको सही से बोलता है इसके पास पैसे हैं, फंड है इसके पास, ये अथोराइज पर्सन है, इसका ऑथेंटिकेशन हो चुका है, इसका पेमेंट आप ले लो। तो ये इशूअर जो आपका बैंक है, वो जो एक्वायरर जो यानी मर्चेंट का, जो व्यापारी का बैंक है, उसको पैसा देता है, और वो जो बैंक है, मर्चेंट का बैंक है, वो पैसा फिर जो व्यापारी है, मर्चेंट है, उसके खाते में डालता है। अब चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं इंग्लिश में। हाँ, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। स्टेप 1 कहता है द कस्टमर पेज विद मास्टर कार्ड, कस्टमर परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए मर्चेंट, मतलब कस्टमर ने अपने मास्टर कार्ड से पेमेंट किया उस सामान के लिए या सर्विस के लिए जिसने वो व्यापारी से लिया था। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? पेमेंट इज ऑथेंटिकेटेड, तो मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कैप्चर्स द कस्टमर्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरली सेंड इट टू द एक्वायरर। तो इसने क्या किया कि जो आपने ग्राहक के रूप में जो कार्ड स्वाइप किया, तो उसका जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम था व्यापारी के पास, जो मर्चेंट के पास, उसका सिस्टम ने उस कस्टमर अकाउंट का डेटा को सिक्योरली उसको कैप्चर किया और भेज दिया एक्वायरर के पास, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यानी जिसके पास उसका खाता है उसके पास भेज दिया कि भैया इसको आगे का प्रोसेस करो। स्टेप 3 है कि ट्रांजैक्शन इज सबमिटेड, यानी मर्चेंट एक्वायरर आस्क मास्टर कार्ड टू गेट एन अथोराइजेशन फ्रॉम द कस्टमर बैंक। तो ये ट्रांजैक्शन जो कैप्चर डेटा किया, वो डेटा को मर्चेंट एक्वायरर ने भेज दिया मास्टर कार्ड नेटवर्क के पास, जो जिसने कार्ड बनाया, जो जिसने मतलब आपके बैंक को कार्ड इशू किया था, वो नेटवर्क जो पीछे बैक इन काम कर रहा है, वो उसके पास गया और उसने क्या किया, आपके बैंक के पास जिसने आपको कार्ड दिया है उसके पास जाके अथोराइजेशन के लिए पूछा कि भाई आप चेक बताओ कि ये बंदा सही है, ये आदमी सही है, और इसके खाते में इतने पैसे हैं, आप इसको बताओ, इस पर इसका जो पेमेंट जो अथोराइजेशन हुआ है इसको अप्रूव कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो। आगे का एक्सप्रेशन क्या होता है? अथोराइजेशन इज रिक्वेस्टेड, यानी मास्टर कार्ड सबमिट्स द ट्रांजेक्शन टू द बैंक फॉर अथोराइजेशन। यही मास्टर कार्ड सबमिट कर ट्रांजेक्शन को कि अथोराइजेशन के लिए बैंक के पास, जो मैंने अभी बताया। स्टेप 5 अथोराइजेशन रिस्पॉन्स, द बैंक अथोराइजेस द ट्रांजेक्शंस एंड रूट्स द रिस्पॉन्स बैक टू द मर्चेंट। फिर इसने ये अथोराइज कर दिया कि हाँ भाई इसको हम अप्रूव करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं, और इसे भेज दिया मर्चेंट के पास। तो मर्चेंट को लगा कि अप्रूव हो गया। बैकएंड में क्या होता है, मर्चेंट पेमेंट कैसे मिलता है? तो बैंक रूट्स द पेमेंट, यहाँ मर्चेंट को अप्रूव कर दिया कि ये पेमेंट आप ले सकते हो, आपका ये ट्रांजेक्शन अप्रूव है, लेकिन सेम टाइम उसने बैंक रूट्स द पेमेंट टू द मर्चेंट्स एक्वायरर हु डिपोजिट द पेमेंट इनटू द मर्चेंट अकाउंट। तो इसने सेम टाइम इसने क्या किया, जो पैसा जो था, जो आपका बैंक है, वो मर्चेंट के जो बैंक है उसको दिया, और वो मर्चेंट का बैंक मर्चेंट के खाता में, यानी व्यापारी के खाते में उन्होंने डाल दिया। तो आप समझ में आया कि जो बैकएंड जो इतना हम विद इन मिनट और कुछ सेकंड के अंदर जो इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो जाता है, जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हो, पिन डालते हो, और तुरंत वो कनेक्ट दिखाता है और फिर अप्रूव करता है या डिक्लाइन करता है। जब आपके कार्ड में फंडिंग होती है, आपने सही पिन डाला है तो अप्रूव कर देता है। ये सारे प्रोसेस इतना 6 स्टेप्स जो फॉलो करने, कितना जल्दी हो जाता है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, इन्वेंशन की वजह से या जैसा भी हो आज के डेट में चल रहे हैं। तो हमारा कार्ड का डेटा कहाँ कहाँ गया, तो ये सारे जगह फ्रॉड होने के चांसेस हैं।
ठीक है। इसी को फ्रॉड को रोकने के लिए ये PCI DSS का उत्थान हुआ और इसको लाया गया। अब समझ में आया कि कार्ड का डेटा कहाँ कहाँ जाता है। ये बहुत अच्छी ज्ञान है। अब चलिए आगे का स्लाइड देखते हैं क्या कहता है। आगे का स्लाइड जो कह रहा है वह कहता है रिलेशनशिप बिटवीन PCI DSS एंड PA DSS। मतलब यहाँ हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि PCI DSS या PA DSS में क्या संबंध है और किसको क्या चाहिए। जो मैंने पहले बताया था उसका डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। PA DSS इज द स्टैंडर्ड फॉर द मार्केट for makers, a PA DSS is a standard for the makers and developers and integrators of payment applications that use credit card information for payment authorization and settlement. To acquire a PA DSS compliance, these applications must be sold, distributed, or licensed to third parties. In other words, if you wrote your own payment applications that you use in your organization, it has to be PCI DSS compliant but not a PA DSS compliant. If you are a payment vendor that sells your payment applications to customers, it has to meet PA DSS. Card brands encourage organizations to use only PCI SSC validated applications. The SSC keeps a current list of validated payment applications. Every organization that handle credit cards need to comply with PCI DSS. Only vendors that make and sell payment applications need to meet PA DSS. अब इसका अनुवाद हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। PCI DSS और PA DSS के बीच का संबंध। PA DSS भुगतान अनुप्रयोगों के निर्माताओं, डेवलपर्स और इंटीग्रेटर्स के लिए मानक है जो भुगतान प्राधिकरण और निपटान के लिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी का उपयोग करते हैं। PA DSS अनुपालन की आवश्यकता के लिए इन आवेदनों को तीसरे पक्ष को बेचा, वितरित या लाइसेंस दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि आपने अपना खुद का भुगतान आवेदन लिखा है जिसका उपयोग आप अपने संगठन में करते हैं तो उसे PCI DSS अनुरूप होना चाहिए, लेकिन PA DSS अनुरूप नहीं होना चाहिए। यदि आप एक भुगतान विक्रेता हैं जो आपके भुगतान आवेदन को ग्राहकों को बेचता है तो उसे PA DSS से मिलना होगा। कार्ड ब्रांड संगठनों को केवल PCI SSC मान्य अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। SSC मान्य भुगतान आवेदनों की एक मौजूदा सूची रखता है। क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन करने वाले प्रत्येक संगठन को PCI DSS का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। केवल वेंडर जो भुगतान के लिए आवेदन करते और बेचते हैं उन्हें PA DSS को पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब यही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि PA DSS उनके लिए है, उस वेंडर, उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए है जो एप्लीकेशन को डेवलप करता है, डिवाइस को डेवलप करता है, डेवलप के साथ साथ वो किसी को बेच दिया या किसी के थर्ड पार्टी के साथ लाइसेंस किया, तभी उसके ऊपर PA DSS का कंप्लायंस अप्लाई होता है। अगर वो खुद के लिए वो एप्लीकेशन डेवलप करता है या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तब वो PCI DSS के अंदर आएगा, ना कि PA DSS के अंदर आएगा। और सभी लोग जो वेंडर हैं जो बेच रहे हैं अपना एप्लीकेशंस को, अपने डिवाइसेस को, जो इस क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में ज़रूरत पड़ती है, वो सभी लोग PA DSS सर्टिफाइड होना उनकी ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं क्या है स्कोप ऑफ PCI DSS कार्ड डेटा एनवायरनमेंट। तो अब इसका स्कोप देखते हैं क्या है। द PCI DSS इज अ स्टैंडर्ड दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टोर, प्रोसेस एंड और ट्रांसमिट credit card data must be complied with CDE or card data environment. This is a set of network and systems where cardholder data CSD is stored,
transmitted or opposed to the non-CDE. For example, if you have two Wi-Fi networks, only one is used for payment, the one is in the CDE, the other is not. PCI DS। अच्छा, तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि PCI DSS कार्ड डेटा पर्यावरण का दायरा। PCI DSS एक मानक है जिसका क्रेडिट कार्ड डेटा को स्टोर, प्रोसेस या ट्रांसमिट करने वाले सभी संगठनों को अनुपालन करना चाहिए। CDE या कार्ड डेटा पर्यावरण यह नेटवर्क और सिस्टम का सेट है जहां गैर CDE के विपरीत कार्ड धारक डेटा यानी CSD संग्रहित या प्रसारित किया जाता है। उदाहरण के लिए आपके पास दो वाईफाई नेटवर्क हैं, केवल एक का उपयोग भुगतान के लिए किया जाता है, एक CDE में है, दूसरा नहीं है। PCI DSS शब्द। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे उसका टर्मिनोलॉजी क्या है। आगे के स्लाइड में देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका अच्छा टर्मिनोलॉजी इसी में है, तो इसी स्लाइड में हम समझ लेते हैं कि PCI DSS टर्मिनोलॉजी क्या है जो हमारे पास आया हुआ है। तो शब्दावली में डिक्शनरी के कौन कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। जैसे पहले बताया हमने CSD यानी कार्ड होल्डर डेटा। कार्ड होल्डर डेटा इज़ एनी पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन यदि PII एसोसिएटेड विद द पर्सन हु हैज़ अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। कार्ड होल्डर डेटा इंक्लूड्स द प्राइमरी अकाउंट नंबर PAN along with any of the following data types: card holder name, expiration date or service code. SAD sensitive authentication data, security related information including but not limited to card validation codes, values, full track data from the MACD stripe or equivalent on a chip, pins and pin blocks used to authenticate cardholders and or authorize पेमेंट कार्ड ट्रांजैक्शंस। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या कह रहा है। CSD या कार्ड धारक डेटा। कार्ड धारक डेटा किसी भी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी PCI है जो उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है। कार्ड धारक डेटा में निम्न में से किसी भी डेटा प्रकार के साथ प्राथमिक खाता संख्या PAN शामिल है, कार्ड धारक का नाम, समाप्ति तिथि या सेवा कार्ड। SAD यानी संवेदनशील प्रमाणीकरण डेटा, कार्ड धारकों या को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा से संबंधित जानकारी, कार्ड सत्यापन कोड, मान, पूर्ण ट्रैक डेटा, चुंबकीय पट्टी या चिप पर समकक्ष है, पिन या पिन ब्लॉक सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, भुगतान कार्ड लेन देन को अधीकृत करे। चलिए अब वहीं पे हम इस स्लाइड को फिनिश करते हैं। अब आगे का स्लाइड हम आगे के वीडियो में देखेंगे।